लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑसिलेशन की कंसेप्चुअल अप्रोच कर ली थी और मैंने आप लोगों से कहा था कि आज की क्लास में हम मैथमेटिकल अप्रोच पे जाएंगे। सही बात है ना। ऑसिलेशन क्या होता है वो हमने समझ लिया था, ऑसिलेशन किस टाइप ऑफ मोशन को कहते हैं वो हमने समझ लिया था, पर ऑसिलेशन को मैथमेटिक्स की टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो करना है आज हमें। इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसा तो है नहीं कि आप टाइम बढ़ाते जाओ तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाएगा, कि आपने इक्वेशन लिख दी x इज इक्वल्स टू 2t+3, टाइम की टर्म में इक्वेशन लिख दी। जैसे हम ये एक रिलेशन पढ़ते हैं ना, अरे बोलो, अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू 2t+3, आप अलग अलग t की वैल्यू के लिए बॉडी की क्या पोजीशन होगी वो निकाल सकते हो, उसके हिसाब से हम बॉडी का मोशन को जज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन है। वैसे ही हमें ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन लिखनी है कि अगर अलग अलग टाइम पे हम ये जानना चाहें कि बॉडी की पोजीशन क्या होगी तो वो इक्वेशन कैसी होगी, या वो इक्वेशन क्या होगी जिससे हम ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। सही बात है। अब हमें एक चीज कंफर्म पता है कि आप जो पढ़ रहे हो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो आपकी इक्वेशन में साइन या फिर कॉस फंक्शन दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ही था कि सिंपल हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं, जिनके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन्हें आप सिंगल साइन या कॉस फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सके, उन्हीं को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो आपकी इक्वेशन में साइन और कॉस तो देखने को मिलने वाला ही है। सही बात है। अब देखेंगे इसकी इक्वेशन निकलेगी कैसे। अगर इसकी इक्वेशन को बहुत वैसे डायरेक्ट बताएं तो इक्वेशन आने वाली है आपकी x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। क्या आएगी? अब ये इक्वेशन कहाँ से आई ये भी जानना है हमें, तो हमें ऑसिलेशन को थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। ऑसिलेशन को केवल ऑसिलेशन की तरीके से नहीं देखना कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन की तरफ नाच रही है। समझ गए? हमें ऑसिलेशन को ध्यान से सुनना, हमें ऑसिलेशन को देखना है एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। ऑसिलेशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। जब तक आप ऑसिलेशन को ऑसिलेशन की तरह देखेंगे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो रिजॉल्व नहीं होने वाली। वो प्रॉब्लम ये है कि आप टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी की पोजीशन तो बता दोगे, पर डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफाइन नहीं होने वाला। याद है कुछ ऐसा हमने कहा था कि अगर एक पार्टिकल है और ये उसकी मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन के थ्रू वो ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है लगातार। अगर आप किसी भी वक्त समय को रोक दें और उस समय पर मेरा पार्टिकल यहाँ पर हो, तो मेरे को पोजीशन तो पता लग गई टाइम के रिस्पेक्ट में कि टाइम अगर t है तो बॉडी की पोजीशन उसकी मीन पोजीशन से कुछ x ऊपर है। पर मुझे क्या नहीं पता कि इस पोजीशन पे बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, इस पोजीशन पे बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, ये मैं नहीं जानता और ये मैं जान भी नहीं सकता, आप कुछ भी कर लें। तो फिर इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यही कंक्लूजन निकल के आया कि ऑसिलेशन को ऑसिलेशन की तरह मत देखो, ऑसिलेशन को एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन देखो। समझ रहे हैं? अभी समझ में आएगा। एक छोटा सा टॉपिक डाल दें, ऑसिलेशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। ऑसिलेशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। आओ वापस आ जाओ। ये कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिसमें बॉडी घूम रही है। यहां पर मेरा एक पार्टिकल है, पार्टिकल की मीन पोजीशन है, उसका ऑसिलेशन कैसा है कि वो अपनी राइट साइड में जाता है, फिर वो अपनी लेफ्ट साइड में आता है, फिर लेफ्ट में जाता है और फिर दोबारा अपनी मेन पोजीशन पे आता है। इसे कहते हैं एक साइकिल कंप्लीट हो गई। मोशन बॉडी का ऐसे ही हो रहा है, मोशन बॉडी का ऐसे ही हो रहा है, वो ऑसिलेट ही कर रहा है। पर अब मैं मतलब ये इमेजिन करूंगा कि इसके आसपास एक सर्कुलर पाथ है, मतलब आप कहीं पर भी किसी बॉडी को ऑसिलेट करते हुए देखें, हम ये इमेजिन कर लेंगे कि इसके आसपास एक सर्कुलर पाथ है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है? सही बात है ना। और हम मानेंगे कि बॉडी एक बॉडी है जो इसके अंदर घूम रही है, किसमें? इस सर्कुलर पाथ में लगातार घूम रही है, और ये जो मोशन है ये मात्र उसकी शेडो है, ये मात्र उसका प्रोजेक्शन है। समझ रहे हो बात को? देखो मान लो कि अगर ये बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमे
और लाइट ऊपर से भी आ रही है नीचे से भी आ रही है, ये एक वॉल है। फिर से एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में घूम रही है लगातार, ठीक है, यहां पर वॉल है, लाइट ऊपर से भी आ रही है नीचे से भी आ रही है। जैसे जैसे सर्कुलर पाथ में आगे की तरफ जाएगा इसकी शेडो आगे की तरफ जाएगी, सही बात है। जैसे ही यहां पर पहुंच जाएगा ये शेडो मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगी, राइट है। ये आगे गया यहां पर, शेडो आ गई यहां पर, ये आगे जाएगा, शेडो शेडो ऐसे चलेगी, राइट है। ये इधर आएगा, शेडो इधर आएगी, देखो यहां भी एक साइकिल कंप्लीट, यहां भी एक साइकिल कंप्लीट। जैसे बॉडी लगातार सर्कुलर पाथ में चलेगी इसकी जो शेडो है वो ऑसिलेट करेगी, मतलब बॉडी जो है वो क्या कर रही है, वो सर्कुलर मोशन में है, पर उसकी जो शेडो है वो ऑसिलेटरी मोशन में है। समझ रहे हैं, एक्चुअल में हमें ऑसिलेशन ही पढ़ना है, पर हम ये मान रहे हैं कि ऑसिलेशन जो है वो मात्र प्रोजेक्शन है, किसका, सर्कुलर मोशन का। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर मैं ये बता देता हूं कि किसी टी टाइम बाद, कितने टाइम बाद बॉडी इस पोजीशन पर है, सर्कुलर मोशन ना, तो बॉडी यहां से लेकर यहां तक पहुंच गई, टी टाइम में बॉडी इस पोजीशन पर है, तो इसका प्रोजेक्शन कहां आएगा, यहां पर आएगा। अरे बोलो, मतलब क्या कि वो अपनी मीन पोजीशन से किसी एक्स डिस्टेंस अवे है। अब मुझे ये तो पता लग गया कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस अवे है, पर अगर मान लो आप केवल ऑसिलेशन पढ़ रहे होते तो आप ये नहीं बता सकते थे कि बॉडी इधर जाएगी या इधर जाएगी, सही बात है। पर क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो अब आप जानते हैं कि बॉडी उधर जा रही है ना, और अगर मुझे पता है बॉडी उधर जा रही है तो डेफिनेटली ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा होगा, राइट है। क्या ये वाली पोजीशन कहीं और भी हो सकती है, हो सकती है। अगर ये पार्टिकल घूम के यहां पर आ जाए तो भी सेम प्रोजेक्शन मिलेगा, राइट है, पर उस टाइम पे पार्टिकल इधर जा रहा होगा, और जब पार्टिकल इधर जा रहा होगा तो इसी पार्टिकल का मोशन इस तरफ आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। क्या हो रही है बात, बहुत अच्छा। अब हम मान लेते हैं कि पार्टिकल से सेंटर को मिलाते हुए एक लाइन है, और वो यहां से भी मान लेते हैं, यहां पर भी है रेडियस, रेडियस ही कहते हैं ना इसको, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। जब ये पार्टिकल यहां से यहां चला गया तो इस रेडियस वेक्टर ने कुछ एंगल स्वैप किया होगा, है ना। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, कितना, थीटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ऑसिलेट करने की स्पीड सर्कुलर मोशन में घूमने की स्पीड के साथ कुछ रिलेटेड है? क्या ऑसिलेट करने की स्पीड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी, कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो घूम रही है, इससे लिंक करती है? बिल्कुल करती है भाई। एंगुलर वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी ऑसिलेशन उतना फास्ट होगा, राइट नहीं है। और एंगुलर वेलोसिटी जितनी, थीटा जितनी स्लो बनेगा ऑसिलेशन भी उतना स्लो हो जाएगा, राइट है। एंगुलर वेलोसिटी मैं जानता हूँ क्या होती है, हमने पढ़ रखा है, पढ़ा हुआ है ना, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम कहते हैं ओमेगा, राइट है। एंड ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज थीटा अपॉन टी, वेयर थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा जो है किसमें होना चाहिए, बेटा गेट ना खोल के आए हो आप, उसे बंद भी करके जाओ। जो चीज जिस स्टेट में हो उसे उसी स्टेट में छोड़े, उसकी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना करें। कोई बात नहीं, मेरा काम था समझाना। मनोज भाई जाते जाते गेट बंद कर देना यार, खुला मत छोड़ना। ये सब रिकॉर्ड हो गया, अब उन्हें पता लग जाएगा कि इनका गेट खुला रह जाता है। कोई बात नहीं, मोमेंटम टूट गया यार, वापस आते बाद में पियेंगे चाय। समझ गए ये क्या है? अब अगर ओमेगा थीटा बाई टी है तो क्या थीटा आपका ओमेगा टी है? तो इस थीटा की जगह में अगर ओमेगा टी लिख दूं तो आप लोग कुछ कर लेंगे मेरा, और नहीं भी लिखूं तो क्या कर लोगे तुम मेरा? चलो ठीक है। तो बॉडी देखो यहां पर हम एंगल बता रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ओमेगा इज कांस्टेंट, अलग अलग टाइम पर थीटा अलग अलग होता चला जाएगा, और बॉडी की अलग अलग पोजीशन के लिए इसका प्रोजेक्शन भी अलग अलग पोजीशन पे बनेगा, सही बात है। जब बॉडी यहां पर है तो थीटा है 0, जब बॉडी यहां पर है थीटा है पाई बाय 2, जब थीटा यहां पर है, हाँ आप 180 भी कह सकते हैं, 90 भी कह सकते हैं, 180 भी कह सकते हैं, हम रेडियन में लेकर चल रहे हैं, ज़्यादा बढ़िया है, सही बात है ना। और जब बॉडी यहाँ पर है, और तुम्हारी आत्मसंतुष्टि के लिए मैं लिख देता हूँ 0, 90,
सब पे मैथ्स नहीं होती ना, सबको अपने लेवल पे मत जज किया करो। कुछ मैथ्स वालों का भी बेड़ा गर्क होता है और कुछ बायो वाले भी अच्छे से कैच कर लेते हैं। तो हम तो एकदम न्यूनतम स्तर पे खड़े होकर पढ़ाते हैं कि एकदम किसी भी लेवल का बच्चा बैठ जाए तो कैच कर पाए, है ना। बोलो कैच तो होता नहीं फिर भी। अच्छा अबे यार, ये क्या 270 और ये 360 सही है। देखो अगर आपसे ये बोला जाता कि श्रेया जी 2 सेकंड बाद बॉडी की पोजीशन बताओ, तो बॉडी अगर ऑसिलेटिंग होती तो आप बता देते कि 2 सेकंड बाद बॉडी यहाँ पर है, पर क्या नहीं बता पाते आप कि बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। उस पॉइंट पर बॉडी इधर जा रही होगी या इधर जा रही होगी, राइट है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि मित्र बॉडी की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 60 डिग्री है, अब मैं टाइम नहीं बता रहा, क्या बता रहा हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 60 डिग्री है, तो अब आप बॉडी की पोजीशन भी बता सकते हो, अब आप बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बता सकते हो। कैसे हो, तो ऑसिलेशन रहे, राइट है। मैं यहां से 60 डिग्री ऊपर जाऊंगा, उसका प्रोजेक्शन ले लूंगा, मुझे पता लग जाएगा बॉडी कहां पर है। लोकेशन मिल गई, अरे बोलो। अब क्योंकि एंगल 60 है तो 100% 90 की तरफ भाग रहा होगा, और 90 की तरफ भाग रहा होगा, इसका क्या मतलब है कि इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन अभी टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। सही बात है। तो इसको जब हम थीटा की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल की टर्म में बात करते हैं, तो इसी को बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी है फेज। कोई पूछे क्या है तो आप बोलोगे फेज इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन डिस्क्राइब द पोजीशन एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। वो पोजीशन भी बता, टाइम ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए हमें इसको प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन की तरह देखना पड़ा। समझ में आ गई बात, बहुत अच्छे, शाबाश। तो टी टाइम पे पार्टिकल यहां पर पहुंचा है, मान लेते हैं ये वाली डिस्प्लेसमेंट y है और ये वाली डिस्प्लेसमेंट x है, ठीक है। अच्छा यहां पर जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वो इधर जाता है, इधर आता है, इधर जाता है, इधर आता है, राइट। अभी वो किसी x डिस्प्लेसमेंट पे है, वो ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर जा सकता है, यहां तक जा सकता है। और तो आपकी डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर जाके वापस आ रहा है, मैक्सिमम। समझ गए, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है। तो ये वाली जो वैल्यू है यहां से पूरी यहां तक, मतलब मैं कह दूं कि सर्कल का रेडियस एम्पलीट्यूड है। सही बात है। ये क्या है, इसे ए से दिखाएंगे, और है क्या ये, ध्यान रहेगा, अद्भुत बात है अगर रहेगा तो। अच्छा अगर ये ए है तो डेफिनेटली ये भी ए है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक इक्वेशन निकाल सकें। सही बात है ना, ऑसिलेटरी मोशन की। अब आप निकाल सकते हो, हमें पोजीशन की टर्म में ही तो चाहिए थी। जैसे हमें अब इस ट्रायंगल की बात करो, नाम दे दो इस ट्रायंगल को कुछ, इसे बोल दो ए बी और इस पोजीशन को बोल दो सी, हटाओ इसे। तो इन ट्रायंगल ए बी एंड इस ट्रायंगल की बात करो, तो हमें पता क्या है, हमें एंगल पता है, हमें इस ट्रायंगल का बेस पता है एक्स, या कह लो बेस पता करना है, और हमें पता क्या है, हमें इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पता है, मतलब कि इसका हाइपोटेनस पता है विच इज एम्पलीट्यूड, राइट ना। अरे बोलो, तो ये क्या है, इस ट्रायंगल में आओगे तो क्या आएगा, बेस आएगा और हाइपोटेनस आएगा। बेस और हाइपोटेनस किस में आता है, तो कॉस से निकाल देते, क्या दिक्कत है। तो कॉस थीटा, सीधा कॉस ओमेगा टी लिख दूं, अबे थीटा ओमेगा टी तो है, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, a cos ओमेगा टी। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब आप बोलो कि जब आप पहले लिख रहे थे तो आपने साइन लिखा था, अब आप लिख रहे हो तो कॉस लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एसएचएम की डेफिनेशन देखें, आप चाहे साइन फंक्शन से डिफाइन कर दें या कॉस फंक्शन से डिफाइन कर दें। साइन से डिफाइन करके दिखाएं, देखो साइन से डिफाइन करने के लिए आप एम्पलीट्यूड इसको ले लो y को, जैसे पोजीशन मैं इसकी टर्म में देख रहा हूँ ना, इसकी टर्म में देख ले, बॉडी इस तरह ऑसिलेट कर रही है, क्यों, बॉडी इस तरह ऑसिलेट नहीं कर सकती। जैसे उसमें क्या, बॉडी इधर जाएगी तो प्रोजेक्शन ऐसे जाएगा, फिर इधर आएगी प्रोजेक्शन नीचे आएगा,
इधर आएगी प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगा, इधर आएगी प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगा, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट y की टर्म में आ जाएगी। क्या दिक्कत है? तो जब आप y की और a की बात करोगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो गया, वो साइन में आता है, तो साइन लेकर भी डिफाइन किया जा सकता है। तो साइन ओमेगा टी क्या हो जाता भाई? y अपॉन a, तो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं, आप किसी से भी लेकर काम कर सकते हैं। आप केवल पूरे चैप्टर को साइन से लेकर भी काम चला सकते हैं, आप पूरे चैप्टर को एक्स से भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ गए? पक्का? अब यहां पर क्या क्या है, कोई पूछे y क्या है, तो y पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, कि t टाइम पर बॉडी कहां पर है वो बताती है भाई। सही है? यहां पर अगर बॉडी इस तरह ऑसिलेट कर रही है तो मेरे को t टाइम के बाद अगर मैं सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन देखूं तो यहां आ जाता है, मतलब t टाइम पे उसका प्रोजेक्शन यहां आ रहा है, दिस इज y। अरे दिस इज y ना, कि ऑसिलेट करते हो अभी वो y पर है, मैक्सिमम कितना जाएगा वो a पर जाएगा, और फिर आते आते जीरो हो जाएगा, फिर माइनस a पर जाएगा, फिर आएगा जीरो हो जाएगा, यही तो चलेगी कहानी। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर बॉडी कहाँ है। ए क्या है? ए एम्पलीट्यूड है। क्या है? एम्पलीट्यूड का मतलब कि बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। वाई बढ़ते 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 ज़्यादा से ज़्यादा ए जा सकता है, एक्स में भी देख लो बढ़ते बढ़ते ज़्यादा से ज़्यादा ए जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सही बात है? तो ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है? ओमेगा आपको पता ही, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह लो, और टी हमारा टाइम है। सही है? कई बार ये इक्वेशन ऐसी भी लिखी मिलती है बुकों में, मिलेगी ही, मतलब y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्या चीज? ओमेगा टी प्लस फाई। यहां पर सब आपको पता है, आपको ये नहीं पता कि फाई क्या है ना? अच्छा, वैसे अगर ओमेगा पूछे तो हमें पता है क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। टी पूछे हमें पता है क्या है, टाइम। लेकिन पूछे कि पूरा बताओ ओमेगा टी क्या है, थीटा। थीटा के मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये है एक्चुअली में, इसको बोलते हैं हम फेज। जो भी एंगल होगा यही क्या है, फेज। मैं कह रहा था ना, जैसे आपको पता है कि 60 डिग्री है, तो ये थीटा एक्चुअली में वो 60 डिग्री है, राइट है ना, जो बॉडी की पोजीशन और उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों को बताएगा। समझ रहे हैं बात को? इसके अंदर ये पूरा क्या है, ये पूरा फेज ही है, ये पूरा फेज है। और ये फाई क्या है, इस फाई को हम बोलते हैं ये इनिशियल फेज है। क्या है? इनिशियल फेज। अब इनिशियल फेज की कहानी नहीं आई होगी समझ में। अब जरूरी थोड़ी है कि बॉडी हमेशा यहीं से सर्कुलर मोशन करना चालू करे। हो सकता है जब आपने मोशन को ऑब्जर्व किया तो उस टाइम पे बॉडी यहां पर थी, बॉडी यहां पर थी, और टी टाइम के बाद बॉडी यहां आ गई, तो आपका एंगल थीटा तो बस इतना बनेगा, लेकिन जब आप पूरा ओवरऑल एंगल देखोगे तो ये बनेगा। अरे हाँ या ना? तो जिस टाइम पर आपने ऑब्जर्व करना चालू किया उस टाइम पर भी बॉडी कुछ एंगल बना रही थी। मतलब अगर आप एक सर्कुलर पाथ फिर से बना लें, तो मैंने बॉडी को यहां से ऑब्जर्व करना चालू किया, टी टाइम में वो यहां से यहां आ गया, उसने जो एंगल बनाया वो कितना बनाया, थीटा, पर उसके पास पहले से भी कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी, दिस इज फाई। तो ओवर, अच्छा ये थीटा कितना है, ये तो ओमेगा टी है, राइट, पर ये पूरा एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस फाई। तो बॉडी का नेट फेज, टोटल फेज तो ओमेगा टी प्लस फाई है, पर ये जो फाई है ये बॉडी का इनिशियल फेज है। आई बात समझ में? इस इक्वेशन को लेकर अब हम पूरा चैप्टर खींचने वाले हैं। आप इससे भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को एक बार लिख लो, फिर कंटिन्यू करेंगे विद डायग्राम। अब लिख लो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए। वैसे तो आपको पता ही है, समझ लिए हमने, पर फिर भी लिख ले। ठीक है, जिसमें से इक्वेशन पे ही लिख दो, ए इज एम्पलीट्यूड। ए क्या है? एम्पलीट्यूड है। और इसको डिफाइन करना चाहते हो अगर तो लिख लो बस कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। नेक्स्ट लिखो टाइम पीरियड, कैपिटल टी इसका सिंबल यूज करने वाले हैं हम।
कैपिटल टी, द टाइम पीरियड is the time in which particle executing SHM complete one oscillation. Time period is the time in which particle executing SHM complete one oscillation. अब आप बोलोगे इसमें कैपिटल टी तो दिख नहीं रहा, क्या इसमें टाइम है? अरे जब मैं बोल रहा हूं ना तो पेन रोक दिया करो। क्या इसमें टाइम है? हाँ टाइम है, टाइम पीरियड नहीं है। सही बात है ना? तो टाइम पीरियड की टर्म में भी लिख सकते हैं अपन इस इक्वेशन को, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल्स टू ए साइन, जो ओमेगा होता है वो 2π/t नहीं होता, होता है ना, और यहाँ पर कैपिटल टी टाइम पीरियड है, तो सेम इक्वेशन के अंदर आ गया। तो ये भी है, इसी इक्वेशन की एक और फॉर्म है जिसमें कैपिटल टी आ गया टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल executing SHM to complete one oscillation or one cycle। ठीक है, अगला टर्म लिखो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि हर एक यूनिट टाइम में वो कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। ठीक है ना, जैसे एक सेकेंड में उसके कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाते हैं, वही फ्रीक्वेंसी बताती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपको पता है हर्ट्ज है, राइट है? क्या इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी है? वैसे 1/टाइम लिखा हुआ है, इसी को आप लिख दो a sin 2π, हाँ f भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। सही है। नेक्स्ट फेज, अगली फिजिकल क्वांटिटी लिखे फेज। बताया था ना फेज क्या है? फेज तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। साइन का पूरा एंगल फेज है, ठीक है ना। और फेज क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो पार्टिकल की पोजीशन के साथ साथ उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी बताएगी। तो लिख लो, फेज इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मोशन, which describe the state of motion, that is it gives the information about displacement, velocity and acceleration of the oscillating particle। देखो हम जो जनरल इक्वेशन लेकर चलने वाले हैं वो है y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, पर अभी के लिए मैं मान लेता हूँ इनिशियल फेज 0 है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल की इक्वेशन है। आओ फील करें कैसे है ये ऑसिलेटिंग पार्टिकल की इक्वेशन। पूरी साइकिल को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पूरी साइकिल में हमें जो टाइम पीरियड लगता है वो कैपिटल टी लगता है। इनिशियल टाइम पीरियड को मैंने ले लिया टी, इनिशियल टाइम पीरियड में ले रहा हूँ 0, ठीक है, और नीचे ले रहे हैं इसकी पोजीशन, मतलब कि y। अरे बोलो कैसा बन रहा है ये? तो अगर टाइम आपका 0 है तो आप t की वैल्यू, यार क्या है, हटाओ इसे, टाइम इंस्टेंटेनियस टाइम t और फिर पोजीशन, ठीक है ना। अगर मेरा टाइम कितना है 0, तो 0 पे बॉडी की पोजीशन बताओ क्या होगी? अबे t0 पुट कर दो, राइट है। साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। तो बॉडी की पोजीशन क्या आ गई? मतलब अगर बॉडी ऑसिलेट कर रही है तो 0 पर बॉडी यहाँ पर है, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है? 0 है। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या, मैंने टाइम ले लिया t/4, मतलब पूरी साइकिल का 1/4, ठीक है। तो अब t/4 रख के देखो y कितना आता है? a साइन ओमेगा को मैं लिख रहा हूँ 2π/t, चलेगा, राइट है। और टाइम कितना है अपना? t/4, t से t कैंसिल हो गया, π/2 आया, साइन 90 कितना?
1। मतलब कि जो आपका y की वैल्यू है वो कितनी आ गई, a आ गई। तो मतलब जब समय 1/4 हो गया पूरी साइकिल का, 1/4 टाइम पे बॉडी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर है। सही बात नहीं है? ट्रैवल करके वो कहाँ आ चुकी है, ए पर। अब हाफ साइकिल कंप्लीट हो गई, हाफ साइकिल कंप्लीट हो गई मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया, t/2। अब t/2 पुट करके देखो यहीं पर, तो y इज इक्वल्स टू a साइन 2π/t और इनटू में t/2। 2 से 2 कैंसिल, साइन क्या मिला, पाई। आपको पता है साइन n π पे 0 देता है, साइन 0 पे भी 0 है, साइन 180 पे भी 0 है, साइन 360 पे भी 0 है, राइट है। तो y फिर से कितना हो जाएगा, मतलब जब हाफ साइकिल कंप्लीट होगी तो बॉडी वापस घूम के यहीं आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 हो गई, राइट है। ऐसा ही हो रहा है ना। हाँ, अब हम क्या लेते हैं, 3/4 चलेगा। बताओ क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा की जगह 2π/t और इसकी जगह कुछ कैंसिल हुआ, 270 मिल गया। तो आपको पता है -1 देता है साइन 270 पे, अरे हाँ या ना, पक्का पता है ना। हाँ, तो मतलब क्या है कि बॉडी अब फिर से अपनी एक्सट्रीम पर पहुंच गई है, पर नेगेटिव एक्सट्रीम पर, माइनस है, बॉडी यहाँ पर आ गई है, राइट है। और उसके बाद जब लास्ट टाइम कितना हो जाए, पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ तो मैं लिख ही नहीं रहा कुछ, 0, इस पे क्या मिला था a, इस पे फिर 0, इस पे माइनस है। अब इस पे मैं बता देता हूँ 0 ही मिलने वाला है, हमें पता है, अब देख लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू a साइन 2π/t, 2π मतलब 360, इस पे भी 0 ही मिलेगा, तो y कितना आ गया, 0। तो ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, बिल्कुल कर रहा है। आप ग्राफ बना के देख लो, किस किस के बीच का ग्राफ बना के देख लो, पोजीशन और टाइम, सही है। तो इसको मैं ले रहा हूँ t/4, ये हो जाएगा t/2, ये हो जाएगा 3t/4 और ये हो जाएगा पूरी एक साइकिल, ठीक है। तो जब टाइम 0 तो बॉडी 0, टाइम t/4 बॉडी अपनी डिस्प्लेसमेंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे, टाइम t/2 बॉडी वापस 0 पे, टाइम 3t/4 बॉडी a पर ही है, मतलब ये मैक्सिमम पोजीशन है, दिस इज a, राइट है ना, पक्का। और 3t/4 पे बॉडी मैक्सिमम अगर नेगेटिव तो ये हो जाएगा -a, और उसके बाद t पर बॉडी वापस 0। तो साइन वेव जैसा ग्राफ दिख गया, हाँ, तो SHM है ये। आ गई बात समझ में। हाँ, तो अपनी ये इक्वेशन पूरी SHM को शो कर रही है, डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिख लो फटाफट। नेक्स्ट लिखो वेलोसिटी इन SHM। वेलोसिटी इन SHM, डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, और अगर वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज v इज व्हाट, dy/dt, तो dy/dt ऑफ a साइन ओमेगा t, चलेगा। एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है बाहर, क्या बचा, dy/dt ऑफ साइन ओमेगा t, सही है। साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन आपको आता ही है, ये हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t, साइन ओमेगा t का कॉस ओमेगा t, फिर ओमेगा t का भी करोगे चैन रूल लगा के तो ओमेगा मिलेगा, सही बात है, पता ही होना चाहिए। तो ये अपनी वेलोसिटी मिल गई, मिल गई, क्या दिक्कत है। वैसे इक्वेशन सही है, पर इसका थोड़ा सा वेरिएशन और देखते हैं। क्या मैं कॉस को साइन की टर्म में ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले जा सकता हूँ, ए ओमेगा, क्या आप कॉस को नहीं लिख सकते √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अबे ये तो बताइए ना तुम्हें, ये भी बताएं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इज √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा ओमेगा टी है ना।
ओमेगा बाहर, ए को अगर मैं अंदर कर दूं तो रूट में जाके ए पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, स्क्वायर बाहर निकलता है तो कैंसिल हो जाता है, अब रूट में जा रहे हैं तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी से, ठीक है। तो ओमेगा और ये अब मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ए साइन ओमेगा टी मेरा वाई था, सही बात है, अरे बोलो। तो हमारी वेलोसिटी की एक इक्वेशन और मिलती है, ओमेगा अंडर रूट, चलेगा, लिख लो फिर, इसका जादू दिखाते हैं आपको। देखो अब इसके अंदर अगर आप टाइम की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो इसमें तो बोलो हमें टाइम दिख ही नहीं रहा, कहाँ करोगे पुट, कोई बात नहीं, पर मुझे पता है टाइम पे पोजीशन विच इज वाई वो तो 0 है, अरे हाँ ना, टी 0 पे वाई 0 है तो वाई 0 हो जाएगा, ये केवल ओमेगा ए स्क्वायर बचेगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू में लिखती है क्या, जब टाइम 0 है एट, यहाँ लिख लेते हैं एट टी 0, आपको जो v मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है, और वो मैक्सिमम कितना मिलता है, ए ओमेगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। आपको पता है मीन पोजीशन पे, जब टाइम 0, मीन पोजीशन पे बॉडी की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, अरे हाँ है ना। तो अब बात कर रहे हैं किसकी, वेलोसिटी की, कितनी मिलेगी, ए ओमेगा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप इसमें टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दें, अरे हाँ है ना, तो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 देता है ना, तो ए ओमेगा मिल रहा है, सही है ना। अब यहाँ पर टाइम की वैल्यू t/4 रखो तो t/4 पे पोजीशन मिलती है ए, अरे हाँ है ना, और यहाँ से क्या है, यहाँ पे रखोगे ए, मुश्किल हो रहा है थोड़ा, इसी में कर लो, इसमें कर लो, टाइम की वैल्यू फटाफट पुट करो और निकालो वाई, वी क्या आएगा, ए ओमेगा कॉस 2π/t, और t कितना भाई, t बाय, क्या कटा, t कटा, इससे कॉस 90 0, वेलोसिटी कितनी आई, सही है। और हमें पता है कि एक्सट्रीम पर जाकर जब एम्पलीट्यूड ए हो जाए, एक्सट्रीम पर जाकर बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाती है, अरे सही बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 0। उस तरह से जब t/2 हो तो ये फिर से 0 हो गया, 0 हो गया तो फिर से क्या मिलेगा, करें, इसमें पुट करके देखें, कर लेते हैं, क्या बहुत टाइम है हमारे पास, टाइम की कमी है क्या, ए ओमेगा कितना टाइम, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है, पाई मतलब कि -1, तो वेलोसिटी मिलती तो ए ओमेगा ही है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। जैसे जब बॉडी एक्सट्रीम पर जाएगी ना, जब वो जा रही है मीन पोजीशन पर है अभी, ए ओमेगा है, लेकिन जब एक्सट्रीम से वापस आएगी, पहले ए ओमेगा ऊपर की तरफ थी, ऊपर जाना था उसे, अब जब वो एक्सट्रीम पर वापस आई है तो इस बार ए ओमेगा है तो पर नीचे की तरफ है, नहीं आई बात समझ में। तो क्या मिलेगा, -a ओमेगा, पुट करके देख लेना, यहाँ पर फिर से 0 मिलेगा, करके दिखाएं, कर देते हैं, और इस पे फिर से क्या मिलेगा, ए ओमेगा, राइट है। अब आप लेट हो रहे हैं तो इसलिए मैंने लिख दिया, और जब उसका ग्राफ बनाएंगे आप किसका, वेलोसिटी और टाइम का, वेलोसिटी और टाइम का, तो क्या बनेगा, ग्राफ वैसा ही बनेगा, बस यूं जाएगा, राइट है, क्योंकि जब ये 0 है तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है विच इज ए ओमेगा, अरे हाँ है ना, उसके बाद 0 और फिर -a ओमेगा, ये वैल्यू है -a ओमेगा, राइट, फास्ट लिख लो, क्योंकि आप लोगों की इच्छा इतनी प्रबल हो रही है तो आपकी इच्छाओं को मद्देनजर रखते हुए सभा यहीं स्थगित की जाती है। मिलेंगे अगली क्लास, भग जाओ।